नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। साथ ही हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति भी बना रही है। दरअसल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हरियाणा के ज्यादातर नेताओं ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कही है। इससे साफ संकेत है कि बीजेपी अलग चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही विधानसभा छोड़कर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर फोकस करने के निर्देश पार्टी नेताओं को भी मिले हैं। इससे एक बात साफ हो रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे और विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होगा। ऐसे में अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो रणनीति किस तरीके की रहेगी, कितना नफा नुकसान पार्टी को होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ पानीपत से, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये समझने की कोशिश करिए इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर जो आला कमान की तरफ से निर्देश प्रदेश बीजेपी यानी हरियाणा बीजेपी को दिए गए हैं वो क्या हैं। उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बीजेपी जितनी तेजी से चुनावी तैयारियों में लगी है, उसी मुताबिक पार्टी के फैसले भी जमीन पर उतर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब ये सामने आ रहा है कि पंचकुला में रोड शो से चुनावी शंखनाद करने आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेंजयंत पांडा ने प्रदेश कोर कमेटी में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि प्रदेश में दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की तैयारी बैठकों में भी प्रदेश सरकार को बस यही संदेश है कि आप 2019 की माफिक जोर शोर से सभी 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी करो और सभी सीटें जीतो। मतलब साफ है कि पूरी संभावना है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। हालांकि ये जरूर है कि बीजेपी नेताओं से लिए गए फीडबैक में ये सामने आया कि ज्यादातर नेता बीजेपी के अलग चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, जबकि गठबंधन की जूनियर पार्टनर जेजेपी के बड़े नेता गठबंधन में चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। ये फैसले लेने का काम जो होता है पार्टी हाईकमान करता है। हाईकमान है जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी साहब। और हमारा हाईकमान कोई है तो मैं हूँ या दुष्यंत है या हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने फैसला करना है। वीरेंद्र सिंह जी किस हैसियत से कहते हैं, क्या उनकी हैसियत है, पहले वो स्पष्ट करें। यानी बीजेपी में ये दो बिंदु हैं, एक तो बीजेपी के बिना जेजेपी को साथ लिए चुनाव लड़ना और दूसरा दोनों बड़े चुनाव अलग अलग होने के पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। इससे कांग्रेस को जरूर अपनी तैयारियों को पूरा और पक्का करने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है वैसे ही सियासी घमासान की धूल भी उड़ती दिख रही है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। अब आगे रणनीति किस तरीके की रहेगी, क्या अलग अलग चुनाव लड़ने की बातें जो सुगबुगाहट उठ रही है उसको सिरे चढ़ाया जाएगा या फिर आगे की तस्वीर किस तरीके की रहने वाली है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवेंद्र, अलग अलग तरीके से ये बातें उठ रही हैं कि बीजेपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हरियाणा बीजेपी को कि अलग अलग होकर चुनाव लड़ें, तैयारियां अभी से शुरू कर दें, कमर कस लें। अगर ऐसा होता है, एकला चलो की रणनीति बनाई जाती है प्रदेश में, तो कितनी कारगर साबित होगी आने वाले समय में? देखिए सौरभ, हालांकि बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति, चुनावी गतिविधियां, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट शुरू से ही आज से कुछ
3 महीने पहले, 4 महीने पहले मेरे को लगता है, वैसे तो बीजेपी का ये कहना है कि हम एक चुनाव खत्म होते ही अपने दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू करते, कभी आराम से घर में नहीं बैठते। लेकिन हरियाणा की बात करें, लोकसभा चुनाव को हरियाणा के संदर्भ में देखें तो मेरे को लगता है 3-4 महीने से पार्टी की गतिविधियां जोरों से शुरू हुई हैं। हम अक्सर अपने दर्शकों को बताते रहे कि कांग्रेस जहां ठिठक रही थी, कांग्रेस गुटबाजी में उलझी हुई थी, कमेटियां नहीं बन पा रही थी, एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे, लेकिन बीजेपी अपनी मस्त चाल से आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब पिछले कुछ दिनों में जैसे पंचकुला में रोड शो, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं, रोड शो करके उन्होंने एक तरह से लोकसभा चुनाव का हरियाणा की जो 10 सीटें नजर है बीजेपी की, 10 की 10 सीटें 2019 की तरह फिर जीती जाए, लेकिन एक तरह से शुभारंभ कर दिया है। और कोर कमेटी की बैठक भी हुई। कोर कमेटी की बैठक के बाद 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये बातें थोड़ा सा अब बाहर आ रही है कि कोर कमेटी को ये कहा गया है कि आप लोकसभा की 10 सीटें जैसे 2019 में पूरा जोर लगाया था, लोगों को कन्विंस कराया था, लोगों को रिझाया था, आप 10 की 10 सीटें जीतने पर जोर लगाए। मतलब नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव जो है पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहले बीच बीच में था कि हो सकता है जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, लोगों की नाराजगी सामने आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी स्थिति में सुधार हुआ है, डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने किया है। अब ताजा जो जानकारी है वो ये है कि कोर कमेटी को यह आश्वस्त किया गया है कि आप अपना चुनाव, क्योंकि अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बीजेपी के नेता विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यहां भी इलेक्शन कमेटी बनेगी, उनको सब चीजों पर ध्यान देना है किस तरीके से चुनाव जीता जाए। लेकिन इस भूल भुलैया में कहीं लोकसभा चुनाव, मोदी जी वाला चुनाव कहीं वो फीका ना पड़ जाए, सबसे बड़ा डर पार्टी को ही है। तो अब सर्वोच्च प्राथमिकता बीजेपी की है कि लोकसभा सीटों पर फोकस करो। जैसे 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही हरियाणा में आए थे, एकदम मतलब 9 सीटें 10 में से जीती थी। 2019 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में जब चुनाव प्रचार पे आए तो उन्होंने 10 की 10 सीटें जिता दी। अभी भी कमोबेश हालात अनुकूल हैं बीजेपी के। बीजेपी को डर नहीं है, उनको यह है कि हमारा जहाज पार हो जाए, नौकाएं तो चलती रहेंगी। तो नरेंद्र मोदी एक तरह से जहाज है, जहाज पार हो गया तो नौकाएं तो पीछे चलती रहेंगी। तो सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह का जोखिम बीजेपी नहीं उठाना चाहती कि लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर रह जाए, या जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पिछले 2-3 दिन से काफी सक्रिय है, सीट शेयरिंग पे बात चल रही है। हमने देखा कल भी आम आदमी पार्टी हरियाणा में 3 सीटें मांग रही है कांग्रेस से, गोवा में मांग रही है। मतलब सक्रियता जो इंडिया गठबंधन की है वो लोग भी समझ रहे हैं कि समय हाथ से निकल रहा है। तो बीजेपी की नजर इंडिया गठबंधन की तैयारियों पर, उनकी भी मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, आपका विरोधी क्या कर रहा है, उनकी गतिविधियां क्या हैं, वो गतिविधियां जो है कहीं आप पर भारी तो ना पड़ जाए। तो बीजेपी ने अपनी संशोधित रणनीति ये तैयार की है कि लोकसभा चुनाव पर ही पूरी पार्टी, छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक, लोकसभा पे अपना फोकस करे और पहली बड़ी जंग को जीता जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। महेश, देवेंद्र जो बता रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके स्पष्ट निर्देश केंद्रीय हाईकमान से भी प्रदेश स्तर को मिल चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन आने वाले समय में रहेगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल तमाम दर्शकों को मैं पहले ही दिन ये जानकारी दे चुका था कि किसी भी सूरत के अंदर हरियाणा प्रदेश में उस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाने का जोखिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेना चाहेंगे। अब ये तय होता नजर आ रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने जा रहे हैं। दूसरा जिक्र आप कर रहे हैं कि एंटी इनकमेंसी का असर जो है वो किस तरीके का पड़ने वाला है। तो यकीनन अब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर जो जिक्र आप कर रहे थे, दरअसल बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि जाट वोटर्स का ध्रुवीकरण किस तरीके से एक पार्टी विशेष और पार्टी विशेष में एक नेता विशेष के समर्थन में इस वक्त खड़ा होता नजर आ रहा है। जिक्र मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी का कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट वोटर्स को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जाट वोटर्स का ध्रुवीकरण यहां पर एक नेता विशेष के समर्थन में होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये एक धड़े जो है हरियाणा के राजनीतिक अगर इतिहास को समझने की कोशिश करें तो सिरसा और हिसार जिला, जींद जिला, ये जो
जिले हैं ये हमेशा से ओम प्रकाश चौटाला परिवार के एक तरीके से गढ़ के रूप में माने जाते थे। जाट वोटर्स का ध्रुवीकरण हमेशा से चौटाला परिवार के समर्थन में रहा। अब अगर महम से आगे के इलाके को अगर समझने की कोशिश करें तो महम से आगे का जो इलाका है, जो महम हुआ, रोहतक हुआ, उसके बाद सोनीपत और झज्जर, ये पूरा इलाका हुड्डा परिवार के अधिकार क्षेत्र में माना जाता था। यहां पर हुड्डा परिवार का जाटों में वर्चस्व चलता था। लेकिन आईएनएलडी के टूटने के बाद जेजेपी का गठन और जेजेपी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी नजर आई, उसके बाद जाट वोटर्स में अब एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि एक तरफा वोटिंग का जो ट्रेंड है वो देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है और वो ये तय कर लेना चाहते हैं कि जाट वोटर्स का ध्रुवीकरण एक नेता विशेष, एक पार्टी विशेष के समर्थन में खड़ा नजर नहीं आए, जिससे किसी भी तरह की चुनौती का सामना लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उन्हें करना पड़े। तो ऐसे में अब अगर दुष्यंत चौटाला को अलग खुद से अलग अगर भारतीय जनता पार्टी कर देती है तो कितने भी कमजोर अगर दुष्यंत चौटाला हो तो उनका कैंडिडेट मिनिमम 3 से 4 हजार वोट तो हासिल करेगा ही। मिनिमम से मिनिमम भी अगर जाने की कोशिश करें तो इतना तो जननायक जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट वोट हासिल करेगा। हो सकता है कि अधिकतम वो 30,000 पे भी जा सकता है, वो 35 पे भी जा सकता है और हो सकता है कि कोई सीट भी वो हासिल कर पाए, किसी तरह की जीत तक भी वो पहुंच पाए। जननायक जनता पार्टी की जो मौजूदा परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है उसी के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, वरना जनादेश तो कुछ भी हो सकता है। जनता का अपना मूड होता है, उनका अपना एक ट्रेंड होता है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां नजर आ रही है उसके आधार पर जाट वोटर्स में बिखराव की कोशिश भारतीय जनता पार्टी जरूर से जरूर करेगी, ताकि जाट वोटर्स अगर 2 हिस्सों में बटे हुए नजर आते हैं या छोटा सा भी अगर टुकड़ा, छोटा सा भी डेंट अगर जाट वोटर्स में डाल पाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो सीधा सीधा 5 से 10 सीटों का फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए हासिल कर सकती है और बहुमत तक पहुंचने के लिए बीजेपी के लिए इतना काफी है। तो ऐसे में मुझे पहले दिन भी मैं ये वही बात कह रहा था कि जननायक जनता पार्टी को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी खुद से अलग करेगी और अब भी कुछ उसी तरह की परिस्थितियां यहां पर बनी हुई है। दरअसल जो हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा उनकी पसंद में शामिल हुआ ऐसा नहीं था। लेकिन चूंकि अमित शाह से गठबंधन किया गया था तो ऐसे में पहले भी हमने अतीत में देखने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने खुद को जेजेपी से अलग करने की कोशिश की है। चाहे निकाय चुनाव की बात करें, जिला परिषद चुनाव की बात करें, खुद से बीजेपी से जेजेपी को अलग करने की कोशिश हरियाणा प्रदेश के स्थानीय नेताओं की तरफ से, शीर्ष नेताओं की तरफ से की गई थी। लेकिन इसमें वो नाकाम रहे थे क्योंकि अमित शाह ने इस गठबंधन को अंजाम दिया था और इसी वजह से अब तक भी ये गठबंधन जो है बना हुआ है। जाट वोटर्स को एक हिस्से में अलग तोड़ने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी और इसीलिए गठबंधन से अलग होने की मजबूरी बीजेपी के सामने खड़ी रहेगी। और यह भी तय है कि जेजेपी के डीएनए का जो वोटर है वो किसी भी सूरत में गठबंधन अगर बना भी रहा तो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। बिल्कुल, बीजेपी को वोट नहीं करेगा जेजेपी का वोटर, ये बात तो तस्वीर साफ है। लेकिन कांग्रेस, वीरेन जी, लगातार ये दीपेंद्र हुड्डा सवाल उठाते रहे हैं कि 2019 में बीजेपी को स्पष्ट तौर पर हरियाणा की जनता ने नकार दिया था, पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, जेजेपी भी कुछ सीटें निकाल पाई थी, लेकिन उसके बाद जेजेपी ने धोखा दे दिया जनता को और बीजेपी से हाथ मिला लिया, साथ ही डेप्यूटी सीएम की पोस्ट भी ले ली। अब उन तमाम आरोपों को दरकिनार करने के लिए क्या पार्टी एकला चलो की रणनीति पर काम कर रही है, जो कि बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते रहे हैं, या फिर अगर दोनों का गठबंधन अलग होता है तो राजनीतिक समीकरण कितना प्रभावित होगा हरियाणा में और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? जिस तरीके से देवेंद्र भी बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है और उसके बाद विधानसभा चुनाव पर क्या वो सेम रणनीति लागू होगी, ये तमाम सवाल है। वीरेन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बार बार स्पष्ट करती रही है कि जननायक जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन था वो सरकार चलाने के लिए था। इसके बावजूद भी अगर जननायक जनता पार्टी ये संकेत नहीं समझती तो ये उसकी राजनीतिक भूल है। भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट कर चुकी है। अब देखिए, जहां तक केंद्र का मामला है, देखिए केंद्र भी ये नहीं चाहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पर आए। उसका कारण ये देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानों पर जो उम्मीदवार हैं जनवरी के अंत तक घोषित करने वाली है। तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। और जननायक जनता पार्टी जो पहले राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, अब उसने लोकसभा चुनाव राजस्थान में लड़ने से इनकार कर दिया है, तो उसका फोकस भी हरियाणा की 1 या 2 सीटों पर भी है। और अजय चौटाला जी संकेत दे चुके हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ से अगर कानूनी अड़चन नहीं हुई तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मेरा बेटा जो है दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेगा। उनका फोकस 1 सीट पर ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको 1 सीट भी देने की स्थिति में नहीं है। तो ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन होने से रहा। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, देखिए विधानसभा चुनाव में भी जननायक जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। उसके कारण है
देखिए, जो स्थानीय नेतृत्व है वो तो वो बिल्कुल पक्ष में नहीं है, और उसके कारण भी है कि अगर मान लीजिए कि अगर 2024 में भी त्रिशंकु विधानसभा आती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है पोस्ट अलायंस करेगी, प्री अलायंस नहीं करेगी किसी दल के साथ भी, क्योंकि प्री अलायंस के साथ भी उसके साथ सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं, और पोस्ट अलायंस में विकल्प जो है खुले रहते हैं। अगर जननायक जनता पार्टी नहीं आए तो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन हो सकता है, बाद में चुनाव के बाद में वो सारे विकल्प खुले हैं। तो इसलिए पहले गठबंधन नहीं होगा, सभी स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी यही मालूम है कि जननायक जनता पार्टी इस समय उसके लिए बोझ है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन पर कई तरह के आरोप हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरी आवाज सुनो पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं, और वैसे जनता में भी इसकी प्रतिक्रिया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह भी एक संदेश जाएगा, जो पार्टी अकेला चलो का नारा देती थी, अकेला चलो में काफी सक्षम भी रही है, तो अब फिर वापस विसाखियों पर आ रही है। जो एक नीति निर्धारक सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, यह भी उसके खिलाफ जाएगा। और ये देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा अनुकूल वातावरण है, और भारतीय जनता पार्टी को 3 या 4 सीटों पर जो है मजबूती से चुनाव लड़ने की आवश्यकता है, जहां पर पार्टी इस समय कमजोर आंकी जा रही है। अब वीरेंद्र जी, अगर चुनावी नफा नुकसान की बात की जाए तो कुछ हद तक बीजेपी ने यह तस्वीर भी साफ की कि जिस तरीके से आपने पोस्ट अलायंस की बात की, जाहिर सी बात है कि चुनाव के बाद तस्वीरें साफ होंगी कि किस तरीके से क्या गठबंधन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन जो रणनीति शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं संकेत ये जरूर दे रहा है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस में तो सिर फटा हुआ है, मुख्यमंत्री को लेकर गुटबाजी चल रही है। अब हरियाणा में क्या कुछ नया प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है, क्योंकि झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया गया, जो पहले से सत्तासीन रहे उनको परिवर्तित करके नए फेस को इंट्रोड्यूस कराया गया। क्या हरियाणा में भी इस तरीके के कुछ प्रैक्टिकल बीजेपी कर सकती है? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा। हाँ, विधानसभा चुनाव के बाद परिवर्तन अवश्य होगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं उसका भी स्पष्ट संकेत है। हरियाणा के अंदर भी बदलाव तो होना निश्चित है, ये लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा से ही आभास हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के देखें तो कृष्णपाल गुर्जर भी हैं, इस तरह से अनिल विज भी हैं, इस तरह से कई नए दावेदार हैं। ये पार्टी देखिए उस समय सीटों की संख्या बल के आधार पर होगा, बहुमत के आधार पर होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती तो उसकी रणनीति अलग होगी, अगर बहुमत प्राप्त कर लेती है तो रणनीति अलग होगी। उस समय कौन होगा? हाँ, एक बात निश्चित है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल चेहरा नहीं होंगे, लेकिन ये पहले घोषणा नहीं की जाएगी। वो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़े जाएगा, कमल के नाम पर चुनाव लड़ेगा। और ये बात भी तय है कि मनोहर लाल जी जो है ना मुख्यमंत्री होंगे ना ही विपक्ष का नेता बनेंगे, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में पहले भी कभी विपक्ष के नेता के नाते कोई भूमिका नहीं निभाई, कभी आंदोलन में भाग नहीं लिया। वो संगठन मंत्री थे और संगठन की रचना में उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो संगठन की जिस तरह से रचना करते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, उसका उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन वो एक जननेता नहीं बन पाए। आज भी उनकी छवि जो है एक संगठन के कुशल संगठनकर्ता की है, जननेता की छवि नहीं है। ये बात पार्टी के नेताओं को भी मालूम है। इसलिए अगले विधानसभा चुनाव के बाद ना तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री होंगे और ना ही विपक्ष के नेता, अगर पार्टी विपक्ष में आती है तो। बिल्कुल, तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। जिस तरीके से बीजेपी प्रैक्टिकल करने में माहिर रही है और हर बार अपने फैसलों से चौंकाती रही है। देवेंद्र, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि कुछ ना कुछ जेजेपी के वोटर्स प्रभावित जरूर करेंगे अगर गठबंधन अलग होता है, अलायंस अलग होता है तो जेजेपी और बीजेपी का। इस बीच त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा, क्या कांग्रेस को इसका फायदा हो पाएगा? अगर बीजेपी की राहें अलग होती हैं जेजेपी से तो राजनीतिक समीकरण हरियाणा में किस तरीके के बनते नजर आएंगे? देखिए सौरभ, 2-3 चीजों पर हमें गौर करना होगा। जैसा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा अभी संशय बना हुआ है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जेजेपी को अलग से चुनाव लड़ना पड़ेगा, अलग से जाना पड़ेगा। अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है, विधानसभा की बात कर रहा हूं, लोकसभा में तो ज्यादा मुश्किलें नहीं है पार्टी के सामने। अगर विधानसभा अलग से लड़ना पड़े बीजेपी को तो मुश्किलें तो बीजेपी के साथ भी हैं। मेजोरिटी लायक, बहुमत लायक या सरकार बनाने लायक सीटें मिलेंगी, इसमें अभी संशय है। जेजेपी अलग से जाती है तो मेरे को लगता है जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बात भी चल रही है। एक सौरभ, आज एक इनेलो नेता से मेरी बात हुई, एक बड़े नेता से जो अभय चौटाला के आसपास सारा दिन घूमते हैं, उनको पार्टी की गतिविधियों का, उनका आज ये कहना था। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या इनेलो अलग लड़ेगी चुनाव? उन्होंने जो जवाब दिया वो समीकरणों के लिहाज से
प्रभावित करने वाला है। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। उनका ये कहना था कि बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ा, दो हमारी पार्टियां बन गई। लेकिन तब तक इनेलो ये चाहती थी कि हम बीजेपी को हराएंगे। इंडिया गठबंधन में जब जाने की बात हुई तो भूपेंद्र हुड्डा अड़ गए कि नहीं, इनको हम नहीं लेंगे। लेकिन अब इनेलो का स्टैंड ये है कि हम बीजेपी के तो हराना चाहते थे, लेकिन अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा अकेले क्यों लड़ेंगे? उनका ये कहना है कि हम भूपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनाने देंगे, क्योंकि वोटों का डिवीजन चाहते हैं। वो कहते हैं हम भले ही हार जाए, हम अकेले लड़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए जाट वोट 3 जगह बढ़ जाते हैं, भूपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला अगर अलग लड़ते हैं, और तीसरा इनेलो, ये जाट वोटों का बंटवारा हो जाए तो मेरे को लगता है बीजेपी को फायदा हो सकता है। क्योंकि इनेलो इस बात पे अड़ी हुई है कि हम इंडिया गठबंधन में जाना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या और जो परिस्थितियां हैं, वो इनेलो को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है अभी तक जो हालात हैं। तो इनेलो इस बात पर अड़ गई है कि हम अकेले से चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी को आप नहीं हराना चाहते तो फिर जो होगा, लेकिन हम कांग्रेस को भी नहीं जीतने देना चाहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के वोटों को काटने की बात हो रही है। ये नई परिस्थितियां हैं अगर ऐसा होता है तो। हाँ महेश, जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं, अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो राजनीतिक नफा नुकसान आने वाले समय में किस तरीके से देखने को मिल सकता है। जाट बनाम गैर जाट की अगर भूमिका बनती है तो, क्योंकि नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं एक नॉन जाट चेहरे को लाकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव जरूर चला है। उसका आगामी सियासी पटल पर कितना फायदा पार्टी को मिलने की उम्मीद है? देखिए सौरभ, एक बात तो मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से कभी भी दूर इंडियन नेशनल लोकदल नहीं थी। जब भी आप अतीत में वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, जब भी अगर इंडियन नेशनल लोकदल को अपना वोट डालना था तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना वोट दिया है। कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी नजर नहीं आई। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से वो लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं, वो विधानसभा की सीटें मांग रहे हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पहले ये तय करे कि उनका वजूद अब कितना बचा है। और खुद इंडियन नेशनल लोकदल के रणनीतिकार इस बात को जानते हैं कि वजूद अब सवालों के घेरे में है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन से बहुत ज्यादा उम्मीद उन्हें नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो भी अनुकूल परिस्थितियां रही, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा वही देने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हमेशा से ये बात कहते रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार दरअसल भारतीय जनता पार्टी के फेवरेट उम्मीदवार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस उम्मीदवार से फायदा मिले वही उम्मीदवार इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट लेकर चुनाव मैदान में लड़ता हुआ नजर आता है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसी आरोप के साथ इंडियन नेशनल लोकदल को लेते रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती रही है। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी से सीटों के बंटवारे का जिक्र इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है। वो ये कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे? अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते थे तो फिर उनके उम्मीदवारों के साथ हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी नजर क्यों आई? उससे बड़ा सवाल जो आप जिक्र कर रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल अगर अलग लड़ती भी है तो परिस्थितियों में किसी भी तरह का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला। 1 या 2 सीटें हरियाणा के अंदर ऐसी थी जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल को आप एक कंसिडरेबल फैक्टर मान सकते थे, एक नीति निर्धारक का फैसला जो है इन 2 सीटों पर आ सकता था। लेकिन अब उन 2 सीटों में से भी ईडी की रेड के बाद 1 सीट कम हो चुकी है। तो ऐसे में अब सिरसा जिले में ही 1 या 2 सीटों पर आप कह सकते हैं कि इनका जो अच्छा प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन वहां पर भी कड़ी चुनौती का सामना इंडियन नेशनल लोकदल को खुद करना होगा। अब ये बात समझी जा सकती है कि इंडियन नेशनल लोकदल से तो परिस्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जननायक जनता पार्टी चूंकि 90 विधानसभा सीटों पर छोटे से छोटा और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा असर जरूर दिखाएगी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल अलग लड़ती है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन अगर जननायक जनता पार्टी 90 सीटों पर और 10 लोकसभा सीटों पर अलग अलग अपने उम्मीदवार उतारती है तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद जननायक जनता पार्टी साबित होगी। और जिक्र अगर राजस्थान का कर लें तो जननायक जनता पार्टी का राजस्थान में जाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। और चुनिंदा सीटें ऐसी भी हैं जहां पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ऐन वक्त पर पीछे हटा दिया गया था ताकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां से जीत हासिल कर पाए। और यह तभी संभव हुआ था कि जननायक जनता पार्टी ने आखिरी 2 से 3 दिनों में अपने लोगों को वहां से हटा लिया था, जिससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विधानसभा की वो सीटें जीत पाने में कामयाब हुई। बिल्कुल महेश, जिस तरीके से आप बता रहे कि एक
पूरी तरीके से समीकरण आप समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये राजनीतिक कैलकुलेशन जो है उस पर बीजेपी रणनीतिक तरीके से काम करती रही है। वीरेंद्र जी, महेश जिस तरीके से बता रहे हैं कि रणनीति जरूर बीजेपी की तरफ से बनाई जाती रही है, इनेलो का भी जिक्र महेश ने किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जेजेपी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। अगर गठबंधन अलग होता है तो ये तो तस्वीर साफ है कि बीजेपी और जेजेपी और उसका इनेलो का अलग होना बीजेपी को डायरेक्टली फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसका कितना नफा नुकसान होगा, उस पर मैं आपका शॉर्ट कमेंट चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पर जो है उसको अकेली स्थिति का सामना करना है। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की ओर नहीं आती तो निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं भी मिलता है तो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। कांग्रेस के लिए पूर्ण बहुमत की ओर ही उसको लेना पड़ेगा विधानसभा के अंदर, नहीं तो अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। अभी तो ये सब कल्पनाएं ही हैं। देखिए, हरियाणा में महाराष्ट्र जैसी स्थिति भी हो सकती है। अभी सब ये कल्पना मानकर ही चलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को उम्मीदवार को अपनी पार्टी टिकट नहीं देगी, कोई इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ेगा, कोई जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेगा, तब की स्थितियां अलग होगी। तो इसलिए अभी कुछ दावे के आधार पर नहीं कहा जाता, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने हैं, इसलिए बहुत समय अभी तो सिर्फ जो आकलन किया जा सकता है, और ये आकलन किस हद तक सही बैठेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अकेले चुनाव लड़ने की बात जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कही गई, उससे एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव अकेले जरूर पार्टी लड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से रिपीट केंद्र में करना चाहती है बीजेपी, और उसको लेकर किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहती। आगामी रणनीति किस तरीके की रहने वाली होगी, इस पर कयास लगाए जा सकते हैं। तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी, समय आते आते पता लगेगा कि पार्टी की क्या रणनीति रहती है। लोकसभा चुनाव के तरीके से फाइनल के तौर पर देखा जाए, सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव अभी वक्त है, लेकिन पहले प्रायोरिटी जो है शीर्ष नेतृत्व की वो लोकसभा चुनाव है। उसको लेकर कहीं ना कहीं अकेले लड़ने के संकेत शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिल रहे हैं। आगे रणनीति किस तरह की रहेगी वो धीरे धीरे समय के मुताबिक तस्वीरें साफ होंगी।